आप उधर रुक जाओ। अरे यार, कहाँ चला जाऊं मैं? कहाँ चला जाऊं मैं? मैंने इतनी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें बोल दी हैं, इतनी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें बोल दी हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ। अब मैं दोबारा से बोलता हूँ, अब मैं पीछे जाता हूँ अगेन। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगेन शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूँ आपकी शानदार जानदार जबरदस्त कक्षा में, और वो भी हिंदी की। आप लोगों को पता है कि हम लोग क्रिया को पढ़ रहे हैं और बहुत विस्तार से हमने क्रिया को पढ़ा, जाना और समझा। क्रिया अपने आप में एक अच्छा अध्याय है, लंबा अध्याय है, और वह थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है जब आपकी परीक्षा की दृष्टि से उसमें हम लोग वृत्ति और पक्ष को पढ़ने का प्रयास करते हैं। यद्यपि वृत्ति और पक्ष बहुत ज्यादा एक्नॉलेज किए जाने वाले अध्याय नहीं है ज्यादातर परीक्षाओं में, परंतु आपकी परीक्षा में एक दो प्रश्न वृत्ति और पक्ष से, यानी एक प्रश्न वृत्ति से, एक प्रश्न पक्ष से मैंने देखा है, इसलिए इसको यहां पर गंभीरता के साथ कराया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वृत्ति के संदर्भ में चर्चा हमने कल शुरू करी थी, पक्ष के संदर्भ में संभवतः चर्चा कल हो पाएगी। हाँ, अभी भी नहीं आ रही है क्या आवाज? नहीं, अब तो आ रही होगी, अब तो आ रही होगी, अब क्या दिक्कत है? हाँ, अभी तो आ रही है आवाज। तो वृत्ति के बारे में हमने क्या चीज जानी थी? वृत्ति का जो शब्द शब्द का रूपांतर है, या वृत्ति का अंग्रेजी रूपांतर है,
उसको मूड कहा जाता है। और अगर इसके शाब्दिक अर्थ की चर्चा करें तो वक्ता या लेखक की मन की स्थिति, यानी मनः स्थिति को क्या बोला जाता है, वृत्ति बोला जाता है। यानी बोलने वाला या लिखने वाला जब कोई बात बोल या लिख रहा है उस समय उसके मन की क्या स्थिति है, उस समय वह क्या व्यक्त करना चाहता है, क्या उसके भीतर चल रहा है। वृत्ति भीतर की वस्तु है और वृत्ति जो भीतर की वस्तु है उसका आधार ही शब्दों के रूप में फिर बाहर प्रकट होता है। ये बात आपको जाननी चाहिए। वृत्ति बोलने या लिखने वाले की कैसी हो सकती है? हो सकता है वह आज्ञा देना चाहता है, हो सकता है वह आदेश देना चाहता है, हो सकता है वह किसी चीज को निषेध यानी मना करना चाहता है, हो सकता है वह इच्छा व्यक्त कर रहा हो, संभावना व्यक्त कर रहा हो सकता है वह निश्चय व्यक्त कर रहा हो सकता है वह संदेह व्यक्त कर रहा हो, आदि 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 चीजों की बात वहां पर हो जाएगी। बोलो, अभी भी नहीं आ रही है क्या आवाज? अभी भी नहीं आ रही है आवाज? अब तो आ गई होगी। हम्म। हाँ, ठीक है। तो उसको वृत्ति कहा जाता है। इतनी क्रिया तो सर पढ़ी नहीं कभी। तो कभी नहीं पढ़ी है तो अब पढ़ी जा रही है ना, तभी तो फिर 100 में से 100 का टारगेट लेके चल रहे हैं। देखो, अगर मेरे को करनी होती खाना पूर्ति तो मैं ये बैच लेता नहीं, क्योंकि मेरी इंटेंशन हमेशा रहती है कि मैं जब भी पढ़ाऊं, जैसे पढ़ाऊं, मैं जी जान से पढ़ाऊं। और जब मैं पढ़ाने का प्रयास करूं अपने गुरुजनों के कृपा से, उनके चरणों के प्रताप से, तो वह चीज फिर पेपर में मिलनी चाहिए। बात खत्म। पढ़ाया है तो समझ में आना चाहिए, समझ में आ रहा है तो वह परीक्षा में भी आना चाहिए, और परीक्षा में वो आ रहा है तो उसके नंबर भी बनने चाहिए। बस इतना सा ध्येय है, इतना सा लक्ष्य है। ध्येय किसको कहते हैं? जो हमेशा ध्यान में रखा जाता है उसको ध्येय कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए, हाँ चलिए अब शुरू करते हैं हमारी वृत्ति वृत्ति के आपके भेदों की चर्चा शुरू कर लेते हैं। आप मेरे साथ गंभीरता से सुनिए, समझिए। यद्यपि अभी तक आपका कोई डाउट वृत्ति के संदर्भ में नहीं बचा होगा, यदि किंचित मात्र किसी अंश में कहीं पर वह बचा हुआ पड़ा होगा आपके मन में, तो वह उदाहरणों सहित जब हम चर्चा करेंगे तो वह साफ हो जाएगा। तो यहां पर आप लोग लिखिए, यहां पर आप लोग लिखिए वृत्ति, यहां पर लिख लेते हैं वृत्ति। क्रिया, क्रिया के अंतर्गत ही ना, क्रिया के अंतर्गत ही हम क्या पढ़ रहे हैं? क्रिया के अंतर्गत ही हम वृत्ति पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? वृत्ति पढ़ रहे हैं। वृत्ति, वृत्ति पढ़ रहे हैं। और यहां पर हम वृत्ति यानी वृत्ति यानी कि क्या है? मनः स्थिति, मनः स्थिति। आइए, ये मैं एक साथ लिख देता हूं जिससे बार बार आपको चीजें समझ में आती रहे। के भेद, के भेद, के भेद, के भेद। देखो, मैंने अभी जब माइक बंद था तब ये बात बताने का प्रयास किया था कि ये जो वृत्ति नामक भाग है जो क्रिया के अंतर्गत ही आता है, इसका इतना ज्यादा एक्नॉलेजमेंट नहीं है। बहुत ज्यादा इस पर शोध की जरूरत है और बहुत ज्यादा विस्तार से इसको स्पष्ट किए जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बारे में आज भी विद्वान एक मत नहीं है। जैसा इसका नाम जो है वह वृत्ति कहा जाता है, पंडित कामता प्रसाद गुरुजी इसके संदर्भ में बोलते हैं कि ये अर्थ है, कोई इसको क्रियार्थ बोलता है, और इसके भेदों के संबंध में भी एक तरह से अपवाद जैसी स्थिति बनी हुई है। परंतु वृत्ति के बारे में बहुत खुलकर बात करी है, वृत्ति के बारे में बहुत खुलकर बात करी है पंडित कामता प्रसाद गुरुजी ने, जिनका यह ग्रंथ है हिंदी व्याकरण। ठीक है, जिनका यह ग्रंथ है हिंदी व्याकरण। आप देख पा रहे होंगे पंडित कामता प्रसाद इस पर लिखा हुआ है, कामता प्रसाद गुरु इस पर लिखा हुआ है। तो कामता प्रसाद गुरु जी की इस पुस्तक में बहुत गंभीरता से चर्चा इस पर करी गई है। तो पेपर में यदि पूछ लिया जाए, पूछ ही लिया जाए कि वृत्ति के कितने भेद हैं, तो वृत्ति के भेदों की चर्चा आपको थोड़ी सी ध्यान से बोलनी है कि पंडित, हाँ पंडित कामता प्रसाद, पंडित कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार, पंडित कामता प्रसाद गुरु जी, पंडित कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार, पंडित कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार 5 भेद हैं। कितने भेद हैं बेटे? 5 भेद हैं। अगर पेपर में प्रश्न आएगा फिर ऐसे ही आएगा कि पंडित कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार
कितने भेद माने गए हैं, कितने भेद माने गए हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा देयर इज 5 टाइप्स ऑफ वृत्ति, देयर इज 5 टाइप्स ऑफ मूड, है ना, कहां पर, या मनस्थिति, जो वक्ता या लेखक की पंडित कामता प्रसाद गुरु जी ने मानी है। ठीक है, मानी है। अब हम इस बात को यहीं पर छोड़ देंगे, बस इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे, जबकि हम क्योंकि डॉक्टर हरदेव बाहरी भी इसका जिक्र करते हैं, वो इसके 7 भेदों की चर्चा करते हैं। ठीक है, वो इसके 7 भेदों की चर्चा करते हैं, अन्य अन्य विद्वान 2 भेदों की चर्चा करते हैं। तो हमको इस पचड़े पर ज्यादा नहीं पड़ना है, क्योंकि पंडित कामता प्रसाद गुरु एक प्रसिद्ध वैयाकरण है और व्याकरण के एक प्रसिद्ध ज्ञाता माने जाते हैं। तो इनका आधार बना करके आप इतनी बात लिख लीजिए कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, हाँ, हाँ, तो वो अलग अलग है। मैं हमेशा बोलता हूं ना, जैसे आप, कोई बच्चा बोल रहा था सर कृदंत क्रिया, ये तो क्रिया में उन ऐसे, तो अब देखो कितने सारे वैयाकरण हैं, वो सारे वैयाकरण अलग अलग ढंग से अपनी बातों को रखते हैं। तो हमको वो बातों, उन बातों को ज्यादा मानना है जिनको आयोगों ने पिछली परीक्षाओं में सही माना है, जिनको आज उन उत्तरों की तरफ हमको ज्यादा जाना है जिनकी तरफ आयोग ने झुकाव दिखाया है, क्योंकि नंबर आयोग देगा, हमें यहां पर नंबर किसी वैयाकरण द्वारा नहीं दिए जाएंगे, या स्पेसिफिक उस वैयाकरण द्वारा वह प्रश्न नहीं देखा और जांचा जाएगा। तो यहां पर हम लिखना शुरू करते हैं, भेदों की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस भेद को हम यहां पर लिखना चाहते हैं वो है आज्ञार्थ, है ना, आज्ञार्थ। क्योंकि हमने एक चीज क्या डाली थी, हमने एक नाम और बताया था, वृत्ति का नाम क्रियार्थ भी है। क्या था? क्रियार्थ भी है। तो यहां पर वृत्ति को अर्थ, है ना, आज्ञार्थ, तो वृत्ति को अर्थ भी कहा जाता है, ये भी बात आपको समझनी है। तो यहां पर वृत्ति को ही अर्थ, अर्थ को ही वृत्ति माना जा रहा है। तो आज्ञार्थ यानी आज्ञा वृत्ति, इसी को आप क्या कह सकते हो? आज्ञावृत्ति। परंतु आज्ञावृत्ति शब्द कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपकी समझ के लिए है कि आज्ञार्थ कहो या आज्ञावृत्ति कहो, बात एक ही है, क्योंकि अर्थ आज्ञा, है ना, आज्ञार्थ, आज्ञार्थ, आज्ञार्थ कहो या आज्ञावृत्ति कहो, दोनों बातें एक ही हैं। परंतु 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 आपको देखना चाहिए ऑफिशियल जो टर्म है वो आज्ञार्थ है, क्योंकि अर्थ को ही वृत्ति कहा जाता है, इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। तो आज्ञार्थ क्या है? यानी कि आज्ञार्थ में हमको यह पता लगता है, अब वृत्ति क्या चीज है? हमने बोला था वृत्ति का शाब्दिक अर्थ है मन की स्थिति, अंग्रेजी में मूड। हमने फिर पूछा था वृत्ति क्या है, तो क्रिया का ही एक रूप है जिससे पता चलता है कि लेखक या वक्ता की क्या मनस्थिति है, वो क्या सोच रहा है किसी चीज को बोलते या लिखते हुए। ठीक है, बोलते या लिखते हुए। तो आज्ञार्थ क्या चीज है? आज्ञार्थ। तो आज्ञार्थ में हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे कि क्रिया का वह रूप, क्योंकि वृत्ति क्या है? क्रिया का ही रूप है। अर्थ क्या होता है इसका? तो मन की स्थिति, यानी कि क्रिया के जिस रूप से मन की स्थिति का पता लगता है वो आपका वृत्ति है। तो क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे वक्ता यानी कि बोलने वाला या लेखक, ठीक है, बोलने वाला या लेखक की, बोलने वक्ता या लेखक की, वक्ता या लेखक की, अब मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं चीजों को, वक्ता या लेखक की, है ना, वक्ता या लेखक की आज्ञा या आदेश या आपका उपदेश या निषेध 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 करने की मनस्थिति का बोध होता है, मनस्थिति का पता चलता है, मनस्थिति का पता चलता है। यानी कि सीधी सीधी बात यह है, सीधी सीधी बात है कि क्रिया के रूप से आज्ञा, आदेश, उपदेश या निषेध, यानी कि वाक्य जो होगा,
एक्चुअली में वो आज्ञा का होगा, आदेश का होगा, उपदेश का होगा या निषेध का होगा। अगर आप उदाहरण देखने का प्रयास करो तो उदाहरण से स्थिति बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी। जैसे आप आज्ञा के संदर्भ में लो तो आज्ञा जो ली जाती है, आज्ञा जो बोली जाती है वह कई बार आदेश के संदर्भ में, कि हमने उनको आज्ञा दी, है ना, हमने उनकी आज्ञा की कि तुम जाओ। तो आज्ञा देना मतलब आदेश की सेंस में भी जाता है और अनुमति की सेंस में भी जाता है। किस में जाता है? अनुमति, यानी कि परमिशन की सेंस में भी जाता है। किस सेंस में? परमिशन की सेंस में भी जाता है। ठीक है, आदेश जो है वह फिर आदेश की ही, वो ऑर्डर की सेंस में आपका पूरा का पूरा जाता है, उसमें कोई भी दो राय किसी भी तरह की नहीं है। जैसे आप भी एग्जाम्पल देने का प्रयास करो, हाँ तुम घर से निकल जाओ, नहीं ये वाला इसमें नहीं होगा। जैसे किसी ने कहा राम तुम घर जाओ, राम तुम घर जाओ, राम तुम घर जाओ, तो राम तुम घर जाओ, यहां पर आप इसको आप दृष्टिकोण से देख सकते हो सकता है राम तुम घर जाओ या राम उसको बुला लाओ, है ना, राम उसको बुला लाओ। अब राम उसको बुला लाओ ये क्या है? ये तो है आदेश। पर राम तुम घर जाओ तो जो अनुमति होती है ना वो ऐसे होती है, इस तरह से, वो ऐसे नहीं होती है, वो इस तरह से होती है, थोड़ी स्मूथ होती है। तो यहां पर राम तुम घर जाओ, यहां पर ये एक तरह से आज्ञा, आज्ञा यहां पर दिख रही है। क्या दिख रही है? एक तरह से यहां पर आज्ञा दिख रही है। और आज्ञा में भी आप इसका अर्थ किसमें ले सकते हैं? आज्ञा में भी आप इसका अर्थ अनुमति के तौर पर ले सकते हैं। किस तौर पर? अनुमति के तौर पर ले सकते हैं। तो यहां पर आज्ञा अनुमति के संदर्भ में बात हो रही है। जैसे आप और एग्जाम्पल देखो तो और एग्जाम्पल से आपको समझ में पता लगेगा। मेरा सामान लेकर आओ, जैसे किसी को कहा जा रहा है मेरा सामान लेकर आओ, मेरा सामान लेकर आओ, जैसे कहा जा रहा है मेरा सामान लेकर आओ, तो जैसे ही आप मेरे सामने आए, हाँ भाई कहाँ हो, कितनी देर से मैं बुला रहा था तुमको, जाओ उधर जाओ, मेरा सामान लेकर आओ। तो मेरा सामान लेकर आओ, तो स्पष्ट रूप से यहां पर क्या दिया जा रहा है? यहां पर आदेश दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है बेटे? यहां पर आपका आदेश दिया जा रहा है। जाओ मेरा सामान लेकर आओ, यहां पर आदेश दिया जा रहा है। तो यहां पर देखो पूरे के पूरे वाक्य में देखो जाओ, आओ, तो इनसे क्या पता लग रहा है? इनसे अनुमति का पता लग रहा है। यहां पर अब पूरे वाक्य को भी थोड़ा देखना पड़ेगा जिससे मनोस्थिति का पता लगे। तो मूल बात यहां है कि वाक्य को देख करके आज्ञा का पता लगे या आदेश का पता लगे। जैसे उपदेश के संदर्भ में हम लोग बात करें, तीसरा एग्जाम्पल यहां पर उपदेश के संदर्भ में लिखा जाए कि सदा धर्म का पालन करना चाहिए। जैसे हमने लिखा सदा धर्म का पालन करना चाहिए, सदा धर्म का पालन करना चाहिए, सदा धर्म का पालन करना चाहिए। तो अगर कोई आएगी कुछ बताओ जी, तो भैया सुनो सदा धर्म का पालन करना चाहिए। तो ये क्या चीज है? ये एक उपदेश है। ये जिस समय कोई व्यक्ति इस बात को बोल रहा है तो वो क्या बोलने का प्रयास कर रहा है? एक्चुअली में वो एक उपदेश देने का प्रयास कर रहा है। वो क्या करने का प्रयास कर रहा है? वो एक उपदेश दे रहा है। तो यहां पर आपकी कौन सी वृत्ति मानी जाएगी? यहां पर इन तीनों में ही आपकी आज्ञार्थ वृत्ति, यानी कि जहां पर आज्ञा, यानी कि जहां पर आदेश, जहां पर उपदेश, और चौथा और ले लो निषेध के रमेश यहां मत आना, रमेश यहां मत आना, रमेश यहां मत आना। तो यहां पर देखो मत जहां पर लग गया मत, तो यहां मत आना, यहां नहीं आना, तो यहां पर एक तरह से क्या हो गया? निषेध हो गया। निषेध को ही क्या कहा जाता है? ये मना करने के अर्थ में प्रयोग होता है। किस अर्थ में? या आपके मना करने के अर्थ में, मना करने के अर्थ में प्रयोग हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि यहां पर अनुमति, आदेश, उपदेश और मना है, तो यहां पर आज्ञार्थ है। क्या है? यहां पर ये आज्ञार्थ है या आज्ञावृत्ति है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इसका एक अन्य नाम भी है ना, आज्ञार्थ का ही एक अन्य नाम भी है जिसको विध्यर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विध्यर्थ कहा जाता है। विधि धन अर्थ, है ना, विधि धन अर्थ, विधि। यहां पर कौन सी संधि हो रही है? यहां पर यण संधि हो रही है, विधि धन अर्थ, तो विध्यर्थ हो जाएगा। ये इसका अन्य नाम है जो आपको समझना और जानना चाहिए। बोलो समझ में आ गई बात? बताओ समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है? बोलो क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया कॉन्सेप्ट के क्या चीज है, क्या पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। हम्म। बताओ, बताने का प्रयास करो। बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज्ञार्थ। अब दूसरा जो इसका भेद है वो है इच्छार्थ, यानी कि जहां पर वक्ता या लेखक की क्रिया के जिस रूप से वक्ता या लेखक की इच्छा, कामना, आशीर्वाद, ये इत्यादि पता लगे, आशीर्वाद इत्यादि, ये सब चीजों का पता लगे। बताओ, मुझे समझ में आ गया ना? सोनू तुम यह काम मत करो, बिल्कुल सही बात है। बड़ों का आदर करो, ठीक है, ये भी है, ये एक तरह का उपदेश है। बिल्कुल। ठीक है, चलो। दूसरा है इच्छार्थ, तो यानी कि इच्छा वृत्ति। इच्छार्थ का मतलब क्या है? इच्छार्थ का मतलब क्या है यहां पर? इच्छा वृत्ति। ये जब हम किसी किसी की इच्छा करते हैं, इच्छा वृत्ति को ही इच्छार्थ कहा जाता है। ये समझाने के तौर पर है। तो क्या कहा जाएगा? क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से वक्ता या लेखक की इच्छा, है ना, इच्छा, अब उसकी इच्छा का पता लगे, ठीक है, उसकी इच्छा का हमको बोध होता हुआ पता लगे, उसके कामना का बोध होता हुआ पता लगे, है ना, उसकी आशीर्वादात्मक, कि वह आशीर्वाद देना चाहता है, कि दूधो नहाओ पूतो फलो इत्यादि कहना चाहता है। तो ये सारी की सारी चीजें वहां पर पता लगती हैं। या वरदान आदि, है ना, या वरदान आदि, या वरदान आदि, वरदान देना चाहता है, इच्छा, आशीर्वाद, वरदान वगैरह आदि, आदि देने की, वरदान आदि देने की तो नहीं, देने की लिखना सही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि देने की लिखेंगे आदि मनस्थितियों, आदि मनस्थितियों का पता चलता है, मनस्थितियों का पता चलता है, मनस्थितियों का पता चलता है, आदि मनस्थितियों का पता चलता है। तो इसमें क्या आ जाता है? आपका इच्छार्थ आ जाता है, यानी इच्छा, कामना, आशीर्वाद या वरदान। जैसे इसके उदाहरण हम लोग देखें तो उदाहरण से स्थिति जो है वह स्पष्ट हो सकती है, कोई दिक्कत, कोई समस्या वाली बात यहां पर नहीं आएगी। जैसे आप सदा सुखी रहो, आप सदा सुखी रहो, आप सदा सुखी रहो। तो जैसे हमने ये लिखा, तो आप सदा सुखी रहो, इसमें क्या दिख रहा है आपको? इच्छा है, कामना है, आशीर्वाद है, या क्या है? हाँ बताओ, इसमें क्या आपको नजर आता है? इच्छा, कामना, आशीर्वाद, या क्या? हाँ, आप सदा सुखी रहो, ठीक है, आप सदा सुखी रहो। तो आप सदा सुखी रहो, तो इसमें आपका क्या दिखता है? एक तरह से आशीर्वाद दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? आशीर्वाद दिखाई देता है। परंतु यदि इसी सेंटेंस को आप ऐसे करके लिखें कि आप सदा सुखी और स्वस्थ रहें, आप सदा सुखी और स्वस्थ रहें, देखो, रहें, रहें, तो देखो यहां पर देखो क्या क्रिया ही बता देती है कि क्या स्थिति, रहो। तो रहो, जैसे बोला रहो, तो यहां पर एक तरह से आशीर्वादात्मक बात हो रही है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। परंतु आप देखो, आप सदा सुखी और स्वस्थ रहें, सदा सुखी और स्वस्थ रहें, सदा सुखी और स्वस्थ रहें, सदा सुखी और स्वस्थ रहें। तो जैसे ही बोला जा रहा है रहें, तो यहां पर ये क्लियर हमको मेंशन कर रहा है कि ये बोलने वाले की कामना है या ये बोलने वाले की इच्छा है। इसी को मनवांछा, लिप्सा, इप्सा, है ना, अभिलाषा इत्यादि कुछ भी कहा जा सकता है। तो क्लियरली हमको यहां पर दिखाई दे रहा है। अगर हम आशीर्वाद की बात यहां पर करने का प्रयास करें, तो यहां पर कैसे भी कोई कह सकता है कि दूधो नहाओ, है ना, जैसे किसने बोल दिया, दूधो नहाओ, नहाओ पूतो फलो, है ना, दूधो नहाओ पूतो फलो। तो ये आपका किस में आ जाएगा? ये एक तरह से
आपका आशीर्वाद में ही आ जाएगा। ये वाला भी दूधो नहाओ पूतो फलो, तो ये भी आपका किस में आ जाता है, आशीर्वाद के अंतर्गत ही आ जाएगा। आशीर्वाद दिया जाता है ना, आशीष देती हैं। बड़ी बूढ़ी कहती हैं सिर पर हाथ रखकर, दूधो नहाओ पूतो फलो, जाओ खूब तुम्हारी तरक्की हो, खूब तुम्हारा व्यापार हो, यानी धन धन हो, समृद्धि हो, यश हो, वैभव हो, कीर्ति हो, स्वास्थ्य हो, संतान हो, पुत्र हो, पौत्र हो, वाहन हो, साधन हो, घर बार हो ऊंचे। हाँ, भारत विश्व गुरु बने, तो ये क्या है, इच्छा ही तो है ना। भारत विश्व गुरु बने, इसको लिखोगे तो क्या बन जाएगा, ये इसको भी लिख देते हैं, बहुत बढ़िया। देखो जैसे भारत विश्व गुरु बने, भारत विश्व गुरु बने, तो एकदम से बने शब्द क्या, किस बने क्या है, बने मतलब क्रिया है, और उससे ही पता लग रहा है कि ये इच्छा है। भारत विश्व गुरु बने, तो ये आपको क्लियरली पता लग रहा है कि यहां पर ये इच्छा के अर्थ में चीजें जा रही हैं। इच्छा है बोलने वाले की या लिखने वाले की, ठीक है। और डायरेक्टली अगर कोई कहे कि भाई सुखी रहो, जैसे किसी ने कहा सुखी रहो, सुखी रहो, तो अगेन ये सब चीजें किस में आ जाएंगी, आशीर्वाद में ही आ जाएंगी, ठीक है। तो आशीर्वाद कह लो या वरदान कह लो, बात तो एक ही है। वरदान, आशीर्वाद, भगवान के स्तर पर ये चीजें वरदान में आ जाती हैं। तो इच्छार्थ क्या है, इच्छा का वह रूप जिससे वक्ता या लेखक की इच्छा, कामना, आशीर्वाद या वरदान आदि मनस्थितियों का पता चलता है कि वह क्या बोलना चाह रहा है। बताओ। हाँ, तुम हमेशा तरक्की करते रहो इसमें। हाँ। हम्म। हाँ हाँ, हो सकता है बिल्कुल। तो मनस्थितियों का अब है ना, मनस्थिति समझ में आनी चाहिए। वो क्रिया के साथ साथ पूरे के पूरे वाक्य का भी कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ ग्रहण करना है। मूल बात यह है कि वो चीज समझ में आनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि नौकरी लगे, जैसे कोई चाहता है कि मैं दरोगा बनूं, मैं सब इंस्पेक्टर बनूं, मैं पीएसआई बनूं, तो ये इच्छा ही तो है उसकी, ये उसकी कामना ही तो है, ये चीज। हम्म। हम्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं तीसरा, निश्चयार्थ। अब हम लिखते हैं तीसरा, निश्चयार्थ। निश्चयार्थ। आप मेरा मुंह चलते हुए देख रहे होंगे, मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कक्षा निरंतर चलती है। हाँ, और आप देखते होंगे कि आप मैंने आपसे वादा कर रखा है कि आपकी मैं वो शुरू करूंगा, शब्दावली वाली। और 5 क्लास चल रही हैं, छठी अभी ऐड होने वाली है, सातवीं आपकी ऐड करनी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है उनको मैं कहाँ एडजस्ट करूं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि क्लासेस पढ़ाने से पहले उनको तैयार नहीं करना पड़ता, तैयार करना पड़ता है भाई उनको। तैयार करना पड़ता है, और चीज़ों को एडिशन करना पड़ता है, तमाम चीज़ें करनी पड़ती हैं, करनी ज़रूरी भी हैं, वो तभी पढ़ाने में और पढ़ने में मज़ा आता है। अब आप बोलते रहते हो, अब मैं बताऊं देखो आपको कि मेरी क्लास 8 से 9 होती है, 10 से 11 होती है, फिर एक अभी आपकी क्लास ऐड होनी है, बहुत जल्दी वो ऐड होने वाली है, संभवतः कुछ एक दो दो चार दिन में ही वो हो जाएगी मेरी। 2 से 3 उसके बाद 5 से 6 है, उसके बाद 7 से 8 है, उसके बाद 8 से 9। और जो ये बीच का टाइम पीरियड है, इसमें शाम के प्रैक्टिस सेट्स को रेडी करना होता है, उनको देना, उनको टाइप कराना, सब चीज़ें है ना, उनको प्रिपेयर करना, उनको क्वेश्चन को सिलेक्ट करना, ये सारी सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। हाँ। हाँ, हम तो ऑलरेडी 7 क्लास ले रहे हैं। हाँ, आपकी भी हिम्मत है, बट मेरी हमारी क्या चीज़ है, ये देखो, आप पढ़ रहे हो, हम पढ़ा रहे हो, बात बराबर है, बात बराबर है। बट जैसे आपको अलग से पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसे ही हमको इन क्लासेस को तैयार करना होता है। तो यहाँ पर ये स्थिति है कि समझ में नहीं आ रहा है कि आपका वो वाला चीजें कहाँ पर मैं एडजस्ट करूं। तो निश्चयार्थ, निश्चय यानी कि ऐसी वृत्ति जो किसी चीज की निश्चितता का बोध कराती है, ठीक है। साधारण साधारण, यहां पर देखो, मैं ऐसे मेरे दिमाग में एकदम से ही आया, ऐसी वृत्ति, ऐसी वृत्ति जो कार्य की निश्चितता, निश्चितता मतलब पक्का, कार्य की निश्चितता का बोध कराती है, निश्चितता का बोध कराती है। ये रैंडमली मेरे दिमाग में आ गया।
बोध कराती है, ऐसी वृत्ति, यानी कि ऐसी वृत्ति जो कार्य की निश्चितता का बोध कराती है। यानी कि जैसे हम खेलेंगे, वह आ रहा है, वह गया था, कंफर्मेशन हो। निश्चितता मतलब क्या होता है? निश्चितता मतलब होता है कंफर्मेशन। यानी कि जब वक्ता या लेखक किसी चीज को कंफर्म हो करके बोल सकता है, बिल्कुल डेफिनेट वे में बोल सकता है, पक्का करके बोल सकता है, वहां पर क्या चीज है? वहां पर आपका निश्चयार्थ रहता है। इसकी परिभाषा में हम लोग लिखेंगे कि क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे, जिससे, जिससे कार्य, जिससे कार्य, जिससे क्या है? कार्य होने की निश्चितता का, जिससे कार्य होने की, कार्य होने की निश्चितता का बोध होता है, बोध होता है या पता चलता है। मतलब कार्य होना ही होना है, इस सेंस में जब चीजें जाती हैं तो वहां पर निश्चयार्थ होता है, निश्चय वृत्ति होती है। कौन सी होती है? निश्चय वृत्ति। निश्चय यानी कि मन जो होता है वो किसी चीज को लेकर के पक्का रहता है। निश्चय वृत्ति, निश्चय मन स्थिति, निश्चय मन स्थिति या निश्चय वृत्ति। मैंने इतने बारीकी से आपको समझाया है कि आपको जरा सा भी डाउट नहीं आ रहा होगा। जैसे उदाहरण देखने का आप लोग प्रयास करो तो उदाहरण से स्थिति आपको और स्पष्ट हो जाएगी। जैसे हमने लिखा कि हम खेलेंगे, ये हमने लिख दिया यहां पर, हम खेलेंगे। तो जब हमने ये बात लिख दी है वहां पर कि भाई हम खेलेंगे, तो आप ये बात बताओ कि जिस समय वक्ता या लेखक इस बात को बोल या लिख रहा होगा तो कंफर्मेशन उसके दिमाग में है कि नहीं? हम खेलेंगे तो कंफर्मेशन है। 9 से 10 बजे मेरे को टांग दो, मेरे को ना, मेरे को भोजन करने तक का समय नहीं मिलता है। और मैं बताऊं 9 बजे के बाद, अब देखो 9 बजे के बाद जब जाते हैं तो थोड़ा सा फिर इनको फाइल्स को भेजना सब रहता है, 9:30 पौने 10 बजे तक फ्री रहता हूं मैं। उसके बाद मैं फिर भोजन करता हूँ रात्रि में, ठीक है। भोजन करने के बाद अब पूरे दिन जो चीज नहीं हो सकती है, अब फिर वो उन भगवान का स्मरण होता है और वो फिर थोड़ा सा लंबा चलता है। तो रात्रि में फिर हमको 1:30-2 बज जाते, 2 तो बजने ही बजने हैं सोने में, 2 तो बजना ही बजना है। तो 2 बज जाते हैं और सुबह फिर 6 बजे खड़े हो जाओ, तो ऐसी स्थिति हो जाती है। हाँ, परंतु इसको तप कहा जाता है, तप से ही व्यक्ति निखरता है। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत ये आ रही है कि तुम्हारा टाइम एडजस्ट कहाँ करूं। अगर 9 से 10 भी पढ़ाऊं तो फिर 3 बजे सोना होगा, तो फिर आपकी ये कक्षा बाधित हो जाएगी, क्योंकि इतने कम सो करके काम नहीं चलेगा। हम खेलेंगे, राम चित्र बना रहा है, राम चित्र बना रहा है, राम चित्र बना रहा है। हमने लिखा राम चित्र बना रहा है, तो कंफर्मेशन है कि नहीं? निश्चितता है कि नहीं? तो आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल निश्चितता है। जब हम किसी चीज को लेकर के कंफर्म होंगे तभी तो इन बातों को बोलने का प्रयास करेंगे। और थर्ड एक एग्जांपल इसमें और ले लो, वह शाम को, वह शाम को, वह शाम को, वह शाम को घर जाएगा, वह शाम को घर जाएगा। तो इसमें चाहे कुछ भी हो, आप क्रिया का वह रूप जो निश्चितता का बोध कराए वह निश्चयार्थ आपका होता है। उस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, उस चीज को आप लोग समझने का प्रयास करिए। हाँ, हम जयपुर जाएंगे जी। जी पवन जी, श्री सीताराम जी। हाँ, वह घर जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये निश्चयार्थ होता है। समझ में आई बात? यहां तक की स्थिति स्पष्ट है? बताइए। मैं थोड़ा सा यहाँ पर धीरे धीरे इसलिए चल रहा हूं जिससे कोई भी डाउट ना रह जाए, कोई भी समस्या ना आ जाए। बताइए। हम्म हम्म बिल्कुल, हाँ बिल्कुल अमित, बिल्कुल। भारत ने पाकिस्तान को, कंफर्मेशन जहां पर है वहां पर आपका निश्चयार्थ आ जाएगा, जहां पर पक्का होकर के कोई बोलता या लिखता है। उसके बाद चौथा आ जाता है हमारा
संभावनार्थ कौन सा आ जाएगा? संभावनार्थ आ जाएगा, जहां पर संभावना या अनुमान लगाया जाता है। क्या है? संभावनार्थ, संभावना, 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 संभावनार्थ यानी संभावना वृत्ति। अर्थ का मतलब क्या है? यहां पर वृत्ति से है, यानी संभावना वृत्ति। इसका मतलब क्या है? संभावना वृत्ति। संभावना जब मन में रहती है, और संभावना में केवल संभावना नहीं है, संभावना के साथ में अनुमान। अनुमान और संभावना लगभग लगभग एक जैसी ही बात होती है। हाँ ठीक है, लगभग लगभग एक जैसी ही बात होती है। तो यहां पर आप लिखेंगे कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से संभावना या अनुमान का बोध होता है, संभावना है ना, या अनुमान का बोध होता है, संभावना या अनुमान, संभावना या अनुमान। तो अनुमान लगाना, संभावना व्यक्त करना, लगभग लगभग एक समान बातें ही रहती हैं। तो जिससे संभावना, अनुमान आदि का बोध होता है, आदि का पता चलता है ना, पता चलता है, पता चलता है। और आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां पर भी संभावना या अनुमान वृत्ति होगी, वहां पर पहचान का एक तरीका है, वहां पर शायद, किंचित शब्द वगैरह जुड़ेंगे, क्योंकि आप आगे चल करके इस चीज को देखने का प्रयास करेंगे कि भविष्य काल जो होता है उसमें तीन भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। सामान्य भविष्य होता है, संभाव्य भविष्य होता है। क्या होता है? संभाव्य भविष्य होता है। और क्या चीज होता है आपका? हेतु हेतुमत भविष्य होता है। मूल बात क्या है कि संभावना जो व्यक्त करी जाती है वो उसी की व्यक्त करी जा सकती है जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और हमेशा संभावना जो होती है वो भविष्य में ही होती है, क्योंकि वर्तमान में जो चीजें हो रही हैं उनको लेकर के आप कंफर्म हैं। जो आप भूतकाल की बात कर रहे हैं वो हो ही चुकी है, उसमें ही आप कंफर्म है। ठीक है, वहां पर भी है ना। संदिग्ध भूतकाल पर ही हो सकता है कि संदेह की अवस्था बनी रहे, पर संभावना भविष्य काल, भूतकाल में नहीं दिखाई देती। संभावना तो केवल और केवल, संभावना तो केवल और केवल भविष्य में ही दिखाई देगी। अनुमान जो लगाया जाता है वो भविष्य का, जो हो रहा है, जो हो चुका है, उसका क्या अनुमान? नहीं। तो यहां पर पहचान क्या है कि शायद इत्यादि शब्द, ये शायद आदि शब्द जुड़ेंगे, है ना, शायद आदि शब्द देखने को मिलेंगे। ऐसे ही संभाव्य भविष्य में भी चीजें आपकी रहती हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर उदाहरण लिखने का प्रयास करें, उदाहरण लिखने का प्रयास करें। आप भी उदाहरण बताया करो, अगर सही होगा तो मैं सही बताऊंगा, नहीं तो मैं गलत सिद्ध करने का प्रयास करूंगा। हाँ बिल्कुल, हाँ, है ना। जैसे यहां पर नहीं, यहां पर ये शब्द जरूर जुड़ेंगे, यहां पर ये शब्द जरूर जुड़ेंगे, शायद, संभवतः। जैसे संभावना को व्यक्त करें तो राघव संभवतः पढ़ रहा होगा, राघव संभवतः, राघव संभवतः पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा। ये शब्द जरूर जुड़ते हुए दिखाई देंगे। राघव संभवतः पढ़ रहा होगा, तो यहां पर क्या चीज है? इसी को अनुमान कह लीजिए और इसी को संभावना कह लीजिए, है ना। ये दोनों बातें लगभग लगभग एक जैसी ही है। उसके बाद यहां पर अगर हम लिखें कि शायद, शायद क्या लिखें आप इसमें? शायद अभय यहां आए, शायद अभय यहां आए, शायद अभय यहां आए, शायद अभय यहां आए। तो ये अगेन संभावना या अनुमान की ही बात है। और थर्ड पॉइंट इज मिट्ठू शायद, मिट्ठू, मिट्ठू शायद, मिट्ठू शायद चित्र बना रहा होगा, या मिट्ठू शायद कोई सुंदर चित्र बनाए, मिट्ठू शायद कोई सुंदर चित्र बनाए, मिट्ठू शायद कोई सुंदर चित्र बनाए, मिट्ठू शायद कोई सुंदर चित्र बनाए। तो देखो यहां पर ये शायद, शायद और संभवतः शब्द मूलतः संभावना और अनुमान की वृत्ति का बोध कराती है। जिस समय वक्ता या लेखक इनको बोल या लिख रहा है, उस समय उनकी संभावना वृत्ति जागृत है, यानी कि वो अपने मन में या तो किसी संभावना की तलाश में है या किसी अनुमान की तलाश में है। इस चीज को आप ध्यान रखें। हम्म, हम्म, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा संभावनार्थ है जी, एग्जाम्पल आपने लिखे हैं।
हाँ, जैसे सूरज ने लिखा है शायद भारत एशिया कप जीतेगी, खुशबू ने शायद खाना खा लिया होगा, हाँ, इत्यादि इत्यादि। भारत अखंड बनेगा। तो अगर आप ऐसा लिख रहे हो प्रियंका, वो अमित, कि भारत अखंड बनेगा, तो यानी कि आपके मन में निश्चयार्थ है, तो ये तो निश्चय कह रहे हो। परंतु संभवतः लिखें या अनुमान लिखें, तो यहां पर कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ, जैसे अब अगर सकना सकना है, तो सकना जो है, कैन जो होता है, वो एक तरह से संभावना कोई दिखाता है, संभावना कोई दिखाने का प्रयास करता है, पर उतना ज्यादा नहीं। ये एक तरह से आपका एक अलग भेद में आता है ये सकना, तो इसको आप उतना ज्यादा नहीं कह सकते हो। अगर आप इसमें लगा सकते हो कि शायद शाम को बारिश हो सकती नहीं है, हो इत्यादि सेंस जो है, ये संभावना वृत्ति को दिखाने का प्रयास करेगा। ठीक है, बिल्कुल। हम्म हम्म हम्म। अगला अगला है हमारा संदेहार्थ। कौन सा है? संदेहार्थ। अगला है हमारा संदेहार्थ। संदेह, जहां पर क्रिया के जिस रूप से संदेह वृत्ति, यानी कि जहां पर वक्ता या लेखक की संदेह वृत्ति का पता लगे। अर्थ का मतलब क्या है? वृत्ति से है। तो यहां पर हम सीधे सीधे लिखें कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से संदेह, है ना, संदेह, किसी चीज को लेकर के कोई डाउटफुल हो, जैसे वो ये काम कर रहा होगा, तो संदेह है, एक तरह की संदिग्धावस्था। संदिग्धावस्था, दिमाग में संदेह जन्म ले रहा है, तो संदिग्धावस्था के संदर्भ में बात हो रही है। संदेह, तो यहां पर क्या है कि क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने में संदेह, ये लिखें यहां पर, किसी कार्य के होने में संदेह का बोध होता है। क्या होता है? संदेह का बोध होता है। संदेह का बोध होता है या पता चलता है। संदेह का बोध होता है या पता चलता है। आप में से कोई बीकानेर से भी है क्या? संदेह मतलब डाउटफुल कंडीशन बनी रहे, डाउट रहे, कंफर्म ना हो, इत्यादि चीजों को ये संदेह में आपका चला जाता है। बीकानेर में से बीकानेर से है कोई? संदेह से याद आया, संदेश, एक संदेश मिठाई होती है। रेलवे स्टेशन के पास एक धर्मशाला है, बड़ी धार्मिक सी धर्मशाला है। उसके सामने एक मिठाई वाला है, उसका नाम मुझे नहीं पता है। वहां पर कुछ ढाबे भी हैं, थोड़ा सा साइड में हटके इधर। हम्म हम्म तो वहां मैंने पहली बार खाया था संदेश। मेरा बड़ा मन है बीकानेर एक बार जाने का, बट मुझे ये नहीं पता। बीकानेर में मैंने दो चीजें देखी थी। एक देखी थी, हवेलियां थी, कुछ बंद हवेलियां थी, कहीं अंदर अंदर जाके लोग देखने जाते हैं, तो उन पे मतलब बड़ी कलाकृतियां और हैं। हाँ, बड़ी कलाकृतियां हैं। अच्छा, हनुमान जी हैं, हनुमान जी हैं बीकानेर से। और देशनोक में श्री माता करणी जी का मंदिर है। हाँ, पवन पवन जी भी हैं बीकानेर से। और एक एक कोई फोर्ट है, तो फोर्ट तो मैंने नहीं देखा था। और भी कुछ विशेष है मुझे ना, मतलब जो एक वो होती है ना, खड़ताल होती है, खड़ताल, एक तो वो सीखने का बहुत मन है कि कोई खड़ताल बजानी सिखा दे। और एक होता है वो एक तारा, एक तारा, वो बजना सीखना है। हाँ, संदेह, हाँ, वो संदेह अलंकार होता है। हाँ, वो यही बात है। तो ये सीखने का मेरा बड़ा मन है। हाँ। ठीक है, चलो। तो यहां पर संदेह वृत्ति के संदर्भ में बात हो रही है। जैसे आप उदाहरण देखो, जैसे आप उदाहरण देखो कि प्रशांत, प्रशांत, प्रशांत के संदर्भ में बात हो रही है। कुछ भी आप एग्जाम्पल यहां पर बना सकते हो। अच्छा, दो तीन बच्चे बीकानेर से हैं। हाँ, जूनागढ़ दुर्ग है। हाँ, वो हमने नहीं देखा है। हाँ, तो आएंगे, बीकानेर आएंगे। तो जैसे प्रशांत घर पहुंच गया होगा, प्रशांत घर पहुंच गया होगा, तो यहाँ पर संदेह है, पहुंच गया होगा।
तो प्रशांत घर पहुंच गया होगा इस संदर्भ में। तो यहां पर देखो जैसे ही है, तो यहां पर एक संदेह की स्थिति व्यक्त होती हुई नजर आती है, संदेह की स्थिति व्यक्त होती नजर आती है। जैसे आप बोलने लगो शायद, शायद, है ना, शायद गीता गा रही हो। एक सेकंड दोस्त, हाँ, शायद गीता गा रही होगी, है ना, शायद गीता गा रही होगी, शायद गीता गा रही होगी, शायद गीता गा रही होगी। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर यहां पर ये शायद आ गया, तो मूल वृत्ति क्या है कि गा रही होगी, गीता गा रही होगी, तो यहां पर ये संदेह को भी व्यक्त करने का आपका काम करेगा, है ना, संदेह का भी, हाँ, ये काम करेगा, संदेह को भी व्यक्त करने का काम करेगा। और इसमें एक एग्जाम्पल आप और लिख सकते हैं, वह आता होगा, वह आता होगा। तो जब हम बात लिखें कि भाई कहाँ रह गया तेरा दोस्त, वह आता होगा, तो दिमाग में कहीं ना कहीं संदेह ही बना हुआ दिखाई देगा। तो मूल बात क्या है कि जब बोलने वाले और लिखने वाले के बोलने वाले और लिखने वाले के मन में बोलते और लिखते समय संदेह दिखाई देवे, हाँ हाँ, तो वहां पर संदेहार्थ वृत्ति रहती है। ये बहुत, इसके कठिन प्रश्न नहीं आते, मैं प्रश्न दिखाऊंगा आपको, पर उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। कल इसको हम पूरा कर देंगे। कल क्या है, कल शनिवार है क्या, हाँ, कल इसको हम पूरा कर देंगे, कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं आएगी। उसके बाद अगला हमारा कौन सा आ जाता है, अगला हमारा कौन सा टाइप आ गया है, हमारा पांचवा। उसके बाद छठवां आ गया हमारा संकेतार्थ, संकेत वृत्ति, संकेतार्थ यानी कि संकेत वृत्ति, संकेत वृत्ति, संकेतार्थ, संकेत वृत्ति। यहां पर हम सीधे सीधे क्या लिखें कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, जिस रूप से क्या पता लगे, संकेत होता हो किसी चीज का। हाँ हाँ जी, हाँ बिल्कुल पवन चाहर जी, बिल्कुल, हाँ, संकेत होता हो, क्रिया के जिस रूप से संकेत होता हो, क्रिया के जिस रूप से संकेत मिले, ठीक है, क्रिया के जिस रूप से संकेत मिले। अब आप बोलोगे कि संकेत मिले, किस चीज का संकेत मिले, तो एक क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया के होने का संकेत मिले, एक क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया के होने का संकेत मिले, दूसरी, जैसे हेतु हेतु मद भूत और भविष्य में रहता है, सेम वही वाली कंडीशन है। यानी एक क्रिया का होना जब दूसरी क्रिया पर होना डिपेंड हो और इसका संकेत करना चाहता है, तो वहां पर क्या चीज है, वहां पर आपकी संकेत वृत्ति होती है। एक क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया, एक क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया के होने का, के होने का संकेत मिले, होने का संकेत मिले, होने का संकेत मिले, एक क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया के होने का संकेत मिले। जैसे उदाहरण देखो आप, तो उदाहरण से आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। रमेश यदि ठीक से पढ़ लेता, यदि ठीक से पढ़ लेता, रमेश यदि ठीक से पढ़ लेता तो दरोगा बन जाता, तो दरोगा बन जाता, तो दरोगा बन जाता। तो आप यहां पर देखो, एक है दरोगा बन जाना, ठीक है, एक है दरोगा बनना, और एक है ठीक से पढ़ना, एक है ठीक से पढ़ना। तो दरोगा बनने, ये ना इसका, अब दरोगा बनने का जो संकेत है, अब संकेत किधर से किधर जा रहा है, अगर ठीक से पढ़ाई होती तो दरोगा बन जाता। तो दरोगा बनना, यहां पर ये दूसरी क्रिया है, दूसरी क्रिया दरोगा बनना, ये दूसरी क्रिया है, और यहां पर ये पहली क्रिया है, ये पहली क्रिया नहीं, ये क्रिया नंबर 1 है और क्रिया नंबर 2, पहली और दूसरी कहेंगे तो पूर्वकालिक का वाला सेंस बन जाएगा। तो ये क्रिया नंबर 2 है ना, ये क्रिया नंबर 2 है, और ये क्रिया नंबर 1 है, ये क्रिया नंबर 1 है आपका। तो जब क्या है कि दूसरी क्रिया का पहली क्रिया के माध्यम से संकेत मिलता है, अगर वो ठीक से पढ़ता
तो दरोगा बन जाता। यानी कि मूलतः जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर करे और ये बात किसी वक्ता या लेखक के मन में चले और वो इस बात को सोचते हुए कोई बात बोलता है, तो वहां पर जो वृत्ति है, यहां पर जो मनोदशा है, वहां पर जो मनस्थिति है, वो संकेतार्थ की रहने वाली है। जैसे यदि तुम कमा लोगे तो मैं खा लूंगा। जैसे पिताजी गुस्सा होकर कह दें कि भाई कुछ करता क्यों नहीं है, मुझे भूख लगी है। मान लिया पिताजी तो कमाए, मुझे भूख लगी है, तो पापा खाना खा लो। अब पिताजी छेड़ देते हैं ना सर, तो खाना खा लो पिताजी। तो खाऊंगा कहाँ से, जब तू कमाएगा तभी तो खाऊंगा। हाँ सर, आप तो इसके 5 ही टाइप बता रहे थे। वो मैंने बताया था कि पंडित कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार है, परंतु इसमें बहुत शोध की आवश्यकता है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। पर इसमें तमाम लोग हैं। अब जैसे डॉक्टर हरदेव बारी 7 मानते हैं, तो अगर मान लिया कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार 5 हैं और उन 5 में से ना आकर 6ठे और 7वें में से पूछ ले, तो फिर क्या होगा। तो मुझे तो सब चीजें आपको करवानी है जिससे कोई भी चीजें नहीं बेकार हो। कि यदि तुम कमाओगे, यदि तुम कमाओगे, यदि तुम कमाओगे तो मैं खाऊंगा, यदि तुम कमाओगे तो मैं खाऊंगा। तो यहां पर देखो, यहां पर खाना जो क्रिया है ये कमाने के ऊपर निर्भर है, यानी कि इसका संकेत यहां पर मिलता है। तो जब इस तरह से संकेत करने का काम वक्ता या लेखक करता है, तो वहां पर जो वृत्ति होती है, वहां पर संकेत वृत्ति होती है, वहां पर संकेतार्थ होता है। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए। हाँ हाँ, आपके अनुसार इसमें 15 भेद हैं। हाँ, हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं। नहीं, 15 तो नहीं होने चाहिए। जहाँ तक मैंने पुस्तकों को देखा है, 5-6 पुस्तकों को देखा है, उसमें कहीं पर 7 भेद हैं, कहीं पर 5 भेद हैं, पर मैक्सिमम डॉक्टर हरदेव बारी जी की पुस्तक में ही दिए गए हैं, तो वहां पर ये है। बोलो, बात समझ में आ गई यहाँ तक। और अंतिम पॉइंट मैं इसमें बता देना चाहता हूं आपको, ये संकेतार्थ के बाद आपको इसमें लेना है कौन सा, प्रश्नार्थ। क्या है, प्रश्नार्थ। यानी कि जब क्या है कि बोलने या लिखने वाले के मन में कोई जिज्ञासा उठे, है ना, कोई जिज्ञासा उठे, तो उसको जब वह प्रश्न के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश करता है, तो उसमें क्या आता है आपका, चित्तौड़गढ़। बिल्कुल आएंगे बेटे, सब जगह आएंगे, धीरे धीरे सब जगह आएंगे। बहुत ज़्यादा आने जाने का अभ्यास नहीं है। जब तुम दरोगा बन जाओगे ना, तो फिर हम शानदार मीटअप करेंगे राजस्थान में, और वहां पे फिर आपको बुलाएंगे। हाँ हाँ, राघव की बुक में 8 भेद बताए गए। हाँ, बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राघव प्रकाश भी हमने मंगा रखी है, अभी तक हमारे पास नहीं थी, क्योंकि वह राजस्थान में ही प्रसिद्ध थी। तो हमारे पास आएगी तो बताएंगे। और तो अंतिम इसमें लिख लो 7वां, कौन सा, प्रश्नार्थ। हाँ, बाकी अगर कुछ ऐसी स्थिति रह जाएगी तो हम उसको फिर क्वेश्चन जब प्रैक्टिस सेशन चलाएंगे तब उसके माध्यम से बताएंगे। प्रश्नार्थ, ठीक है। प्रश्नार्थ मैं बहुत कुछ सोच रहा हूं आपके लिए, बस मेरा थोड़ा सा एक सेटलमेंट बने, देन हाँ आएंगे, गोवर्धन जी आएंगे। ठीक है, चलो, वो तो हमारा गुरु स्थान है वृंदावन। तो यहां पर लिखो, क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे वक्ता या लेखक के मन की जिज्ञासा, मन की जिज्ञासा, लेखक या वक्ता के मन में जो जिज्ञासा या अनिर्णय की स्थिति जन्म लेती है, या अनिर्णय कि क्या होगा, अनिर्णय की स्थिति जन्म लेती है और प्रश्न के माध्यम से व्यक्त होती है, और प्रश्न के माध्यम से क्या होती है, प्रश्न के माध्यम से व्यक्त होती है, और प्रश्न के माध्यम से
जब वह व्यक्त होती है तो वह प्रश्नार्थ वृत्ति, यानी कि मन में उठी जिज्ञासा, जानने की भावना या अनिर्णय की स्थिति जब जन्म लेती है तो तुरंत एकदम से प्रश्न वृत्ति आती है, जिज्ञासा कि भाई इसमें क्या होगा, राम की चोरी पकड़ी गई अब उसका क्या होगा। तो इस तरह की सब चीजें जब आती हैं तो वहां पर आपकी प्रश्नार्थ होती है, वहां पर प्रश्न वृत्ति रहती है, वहां पर प्रश्न की मनोवृत्ति रहती है। जैसे आप उदाहरणों को देखने का प्रयास करो, जैसे अब क्या करें, जैसे किसी ने बोला अब क्या करें, तो अब क्या करें, अब क्या करें, तो आप देखो यहां पर अनिर्णय, अनिर्णय की स्थिति है। क्या है? अनिर्णय, यानी कि किसी अनिर्णय, निर्णय करना मतलब किसी चीज पर पहुंचना, किसी निर्णय पर पहुंचना, पर अनिर्णय की स्थिति है जो कि एक प्रश्न के माध्यम से पता लग रही, अब क्या करें। तो इस तरह की स्थिति प्रश्न, और प्रश्न वाले में तो आपको क्लियरली यहां पर प्रश्न भी दिख जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल हम इसमें लेना चाहें, न जाने अब राम का क्या होगा, 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 न जाने अब राम का क्या होगा, यानी जो कोई राम नाम का व्यक्ति है, मेरे बारे में नहीं है, हाँ मेरे बारे में नहीं है ये होगा कोई राम नाम का व्यक्ति, राम कुमार होगा उसका नाम। अब वो दिन भर तो पढ़े और दिन भर लाइब्रेरी में बैठा रहे, खेत में जाए नहीं। जब घर वाले कहें, हाँ जब घर वाले कहें कि चल भैया खेत में चल थोड़ा काम करा दे, अरे मैं तो दरोगा की तैयारी कर रहा हूँ, और वहां तैयारी व्यारी कुछ नहीं करता, हाँ बाबू दरोगा बन के आऊंगा तुम्हारे घर की द्वार पर, ले जाऊंगा तुमको मैं। और ये बात करते हुए पिताजी सुन ले, दिमाग में कौन सी वृत्ति आएगी? जिज्ञासा। अब राम का क्या होगा, अब राम का क्या होगा, भाई लट बजेगा और क्या होगा, अब राम का क्या होगा। तो एकदम से यहां पर जिज्ञासा जाग जाएगी, जिज्ञासा। जिज्ञासा किसको कहते हैं? जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। तो जब जानने की इच्छा या अनिर्णय की स्थिति किसी प्रश्न के माध्यम से बाहर आए तो वहां पर प्रश्न वृत्ति रहती है, प्रश्नार्थ वृत्ति वहां पर रहती है। बोलो बोलो, समझ में आ गया ना पूरा का पूरा वृत्ति? सर जी आप भी तो राम ही हो। हाँ, पर मैं ये वाला राम नहीं हूं जो पूछे बाबू तुम्हारे घर आएंगे और दरोगा बन के आएंगे, नहीं। हाँ हाँ, नहीं अपन वो वाले नहीं है, इन चीजों से बहुत दूर हैं हम। हाँ। अवस्था लगभग आप ही के समान हमारी है, ज्यादा आपको लगता होगा कि बहुत बड़ी अवस्था है। उसका प्रमुख कारण है कि सालों से मैंने फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करी है, कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं किया है, बट अब मुझे करना पड़ेगा क्योंकि शरीर जो है वह साथ नहीं दे रहा है अब। तो अब अगर मतलब परिश्रम करना है तो शरीर को भी साथ देना जरूरी है। निकालेंगे अब समय कैसे न कैसे, कहीं ना कहीं से करके 15-20 मिनट तो कम से कम निकलें। तो जैसे ही वजन घटेगा तो हम उम्र दिखाई देंगे हम लोग। हाँ, पूछते रहते हैं बच्चे क्या अवस्था है, तो 27 में 28 में लगभग यही अवस्था के आसपास चलती रहती है शरीर की। हम्म। क्या होता है ना कि पढ़ते पढ़ते, हम्म हम्म, इनकी भी चर्चा करेंगे, देखेंगे लोकेश बुंदेला जी, इनको भी देखेंगे। हाँ, अलग अलग नाम, पुस्तकों में अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। जैसे निर्णयार्थ को ले लो, जैसे निर्णयार्थ तो अनिर्णय है ना, निर्णयार्थ को निर्णय कब लिया जाए? निश्चितता की अवस्था में। सूचनार्थ है, प्रेरणार्थ है, ये सब आपस में कोलैब भी यहां पर हो रहे हैं। बताएंगे इसको भी, कल डिस्कस करेंगे इन चीजों को भी। मैं लिख लेता हूं इसको, मैं देख लेता हूं आपके प्रश्न को, 1 मिनट रुक जाओ। बिल्कुल, 1 सेकेंड, कहीं आपका ये ना निकल जाए। हाँ, हमको अनुभव बहुत है, 10वीं वर्ष से तो हम कंपटीशन के उसमें ही पढ़ा रहे हैं, बहुत छोटी अवस्था से ही पढ़ाने लगे थे। हाँ, 1 सेकेंड रुक जाओ बस, छोटी अवस्था से ही पढ़ाना शुरू कर दिया था मैंने। अरे भाग ही गया भाई साहब कमेंट, फिर भी एक जगह बैठे तो नहीं रहते,
ये है कि गलत समय पर भोजन होता है ना, 9, 9, 9:30, 10 बजे, तो अजीब सी स्थिति बन जाती है। सर इस क्लास में 500 MB खत्म हो गए सर जी। अरे एक काम करो ना, तुम लोग वाईफाई क्यों नहीं लगवा लेते? एक बात बताओ, कोचिंगों में जब पढ़ने जाते थे, हमारे यूपी में तो ऑफलाइन कोचिंग का काम खत्म ही हो गया है, क्योंकि वो सुविधा और वो कंटेंट नहीं मिल पाता। राजस्थान की स्थिति का मुझे अभी पता नहीं। हाँ, मैंने लोकेश आपका कम वो ले लिया है, मैं विचार करूंगा इस पर। तो स्थिति थोड़ी सी अलग थी पहले, बट आप देखो ऑफलाइन में कितना पैसा खर्च होता है। जाओ आने जाने का खर्चा, पूरे दिन बैठने भागने दौड़ने का खर्चा, ये सब चीज़ है। उसके बाद फिर तमाम समस्या रहती है, और पैसा है ना, पैसा जो है वो खर्च होता है, बहुत पैसा लगता है ऑफलाइन कोचिंग में। तो मान ले 500-700 रुपए का, 800 रुपए का कोर्स मिल रहा है, तो घर में वाईफाई लगवा लो। 500-550 रुपए का खर्चा आता है महीने का, ज़्यादा 600 रुपए का अनलिमिटेड आता है। पूरे घर का काम चलेगा उससे, तुम्हारा ये नेट भी खत्म नहीं होगा। हम्म। हाँ, पंकज, जो वो कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग और भावे प्रयोग है, एक्चुअली में वो वाच्य होता है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। वहां पर क्या होता है कि क्रिया, वाच्य क्या होता है, वाच्य भी क्रिया का ही रूप होता है। काल भी क्रिया का ही रूप होता है, ये सब क्रिया से ही संबंधित है। इनको वैसे सारे के सारे टॉपिक्स को एक साथ पढ़ाया जाना चाहिए, पर बोर ना होवे। अगर लगातार इसको पढ़ाते रहेंगे तो बोर बोर जैसी स्थिति बन जाएगी। ये बहुत गंभीर विषय है। तो कर्ता की, वाक्य में जब कर्ता की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है और भाव की यानी क्रिया की प्रधानता होती है, तब उसको कर्तरी, कर्मणी और भावे प्रयोग बोला जाता है। मूल बात क्या चीज है आपकी, कि क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता की प्रधानता का पता चले वो कर्तृवाच्य होता है। जहां पर क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता का बोध होता है वह कर्मवाच्य होता है। और जहां पर क्रिया स्वयं ही प्रधानता के रूप में विद्यमान रहती है, क्रिया की ही प्रधानता होती है, वहां पर क्या चीज है, वहां पर आपका भाववाच्य होता है। ये सब पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। हाँ, लगभग 2016 से कंपटीशन में पढ़ाना शुरू किया था, उससे पहले पढ़ाते थे एकेडमिक्स को। सन 2011 से ही पढ़ाना शुरू कर दिया था, सन 2011 से। जी सरिता जी, चूरू में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं फिर कल, और कल इनको भी देखेंगे और कल इसको पूरा करेंगे। पक्ष, कल शनिवार है क्या? कल शनिवार है क्या? हाँ, तो देखो, मैंने पिछले 15 दिनों में जब मैं अपने गुरुजी के पास भी गया था, मेरा मेरा एक सिद्धांत है, मेरा एक सिद्धांत है कि मेरे द्वारा अगर देखो बहुत ही गंभीर कोई बात हो जाए तो बात अलग है, बहुत ही गंभीर कोई बात हो जाए तो बात अलग है कि छुट्टी हो जाए, परंतु मेरे द्वारा यदि कोई छुट्टी होती है तो मैं फिर उनको प्रतिपूर्ति करता हूं, उनको पूरा करता हूं। 2 छुट्टियां, 2 क्लास मिस हुई थी ना हमारी, तो लास्ट सैटरडे को मैंने आपकी क्लास ली थी, एक तो उसकी प्रतिपूर्ति हो गई, और एक कल, हाँ कल मैं क्लास लूंगा आपकी, ठीक है, तैयार रहना। कल इसको क्रिया को पूरी करेंगे, तो फिर आपकी जो वो 2 क्लासेस मिस हुई हैं उनको पूरा कर दिया जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल। मैं अपनी अगली कक्षा की तरफ बढ़ जाता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय, ध्यान रखिए, टेक केयर।